हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2016 के सीडीपी के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पॉइंट ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। पॉइंट बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। पॉइंट सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। पॉइंट डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय प्राप्त करता तब होंगे जब शिक्षा जो होगी वो शिक्षक केंद्रित होगी, ठीक है। और हमारी शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित। तो पॉइंट ए गलत हो जाएगा। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं। फिर बच्चे समस्या समाधान करता है, सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो एक खोजकर्ता होता है। तो बच्चा वैज्ञानिक शोध करता है, तो ये बात सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तो ये भी सही है। तो पॉइंट बी, सी और डी हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। नंबर 1, यही करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। नंबर 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। नंबर 4, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल करें, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिन पर बच्चे अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें, वो अपने चिंतन को विकसित करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। नंबर 1, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। नंबर 2, सिर से पैर की ओर। नंबर 3, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। या फिर नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो विकास का सिरा पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। नंबर 1, मध्य बचपन का समय। नंबर 2, वयस्कावस्था। नंबर 3, प्रारंभिक बचपन का समय। नंबर 4, जन्म पूर्व का समय। तो भाषा विकास का जन्म पूर्व के समय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर मध्य बचपन का समय, ये गलत होगा। वयस्कावस्था, तो ये भी गलत होगा। सबसे संवेदनशील समय पूछा जा रहा है भाषा विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय, जो कि होता है, इसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, जो कि होती है 2 से 6 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। नंबर 1, वृद्धि और विकास। नंबर 2, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। नंबर 3, अनुशासन और पौष्टिकता। नंबर 4, आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं किन दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए, माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, इसका मतलब कुछ गुण जो होंगे वो बच्चे में जन्मजात ही होंगे। और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, इसका मतलब जो उसका माहौल है यानी कि जो पर्यावरण है वो भी खेल कूद से संबंधित है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी कि बच्ची खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय और पास पड़ोस। नंबर 2, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। नंबर 3, परिवार और रिश्तेदार। या फिर नंबर 4, परिवार और पास पड़ोस।
देखिए, सामाजिकरण का जो प्रथम वाहक है या प्राथमिक वाहक है वो होता है परिवार, जहाँ बच्चे अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। उसके बाद भाई बहन, चाचा चाची या दादा दादी जो भी परिवार में होते हैं उनसे उनका लगाव होता है, उनसे ही उसका सामाजिकरण होता है। लेकिन पूछा जा रहा है सामाजिकरण के गौण वाहक यानी कि सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय में बच्चे का सामाजिकरण होता है, विद्यालय में उन्हें सामाजिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक संज्ञान के बारे में सिखाया जाता है, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और पास पड़ोस की बात की जाए तो जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, 3 से 4 वर्ष का हो जाता है, तो वो अपने आस पड़ोस की चीज़ों को देखता है, उनके नए नए व्यवहारों को देखता है और सीखता भी है, इसीलिए वो आस पड़ोस के व्यवहार से भी प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। नंबर 1 सामाजिक अन्योन्यक्रिया, नंबर 2 मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, नंबर 4 संतुलन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्यक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सामाजिक कारक का और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। नंबर 1 सामाजिक संकुचन अनुकूलन, नंबर 2 अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, नंबर 3 कानून और व्यवस्था अनुकूलन, नंबर 4 दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? नंबर 1 वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, नंबर 2 ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, नंबर 3 शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, नंबर 4 शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है नंबर 1 समावेशन और अनुकूलन के रूप में, नंबर 2 साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, नंबर 3 समावेशन और समायोजन के रूप में, नंबर 4 समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि नंबर 1 बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, नंबर 2 शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, नंबर 3 क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, नंबर 4 हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और इन्होंने 9 तरह की बुद्धियों का वर्णन किया है। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नंबर 2 जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। नंबर 3 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। नंबर 4 जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए,
जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, तो ये गलत है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, तो ये भी गलत है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, तो ये भी गलत है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, एक खोजकर्ता होता है, और लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक कारकों और भाषा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग है नंबर 1 शारीरिक संरचना, नंबर 2 सहज गुण, नंबर 3 सामाजिक संरचना, नंबर 4 जैविक सत्ता। तो लिंग है सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग के आधार पर ही समाज में स्त्री पुरुष के कार्यों का विभाजन होता है, उनकी छवि का विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सामाजिक संरचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण, नंबर 2 तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, नंबर 3 वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या फिर नंबर 4 सहयोगी प्रोजेक्ट। तो बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट को। सहयोगी प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक छात्रों का समूह बना दिया जाता है और एक कार्य दे दिया जाता है करने को। बच्चे जब उस कार्य को करेंगे तब उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होगी। कैसे होगी? जब बच्चे अपनी बात को उस ग्रुप में रखेंगे तो वो इस तरह से रखना चाहेंगे कि उनकी बात सब सुने, तो वो अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने की कोशिश करेगा, जिससे उसमें नेतृत्व की क्षमता आएगी, लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, एक दूसरे की बातों को सुनने कहने की क्षमता आएगी, यानी कि उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। ठीक है, बच्चे जब अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, उनमें सहयोग की भावना आएगी, तो ये क्या होगा? सामाजिकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि नंबर 1 इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, नंबर 2 यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, नंबर 3 विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर नंबर 4 इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आकलन से छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। बच्चे किस विषय में प्रगति कर रहे हैं, किस विषय में उनकी उपलब्धि कम है, किस विषय में वो समझ पा रहे हैं, किस में उन्हें कठिनाई आ रही है, आपकी कौन सी शिक्षण पद्धति प्रभावशाली है, कौन सी नहीं है, इसका ज्ञान आपको भी होगा। जब आप बच्चों की समस्याओं का पता कर लेंगे आकलन के द्वारा, तब आप उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी शिक्षण पद्धति का चुनाव भी उनके अनुरूप कर सकेंगे, जिससे उनकी जो कठिनाई हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो सकें। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। तो ये थे 15 क्वेश्चन सीडीपी के। बाकी के 15 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में, यानी कि इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें मिलेंगे। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।